हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। मैं अभिनव जैन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स फंडे की इस वीडियो में, जिसमें आज हम पिछली वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी अपना टॉपिक चल रहा था, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। 3 सवाल और देखेंगे बस, जस्ट बट थोड़े से बेटर लेवल के, थोड़े टफ क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7, 6 इलस्ट्रेशन मैं पिछली वीडियो में ले चुका हूँ। 7वां सवाल यहाँ पे। A hot air balloon starts rising up from the ground with constant acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हॉट एयर बैलून ऊपर जा रहा है। अब ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अंदर जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इंक्लूडेड है, मतलब सब कुछ मिला के किसी भी एक ऑब्जेक्ट की एक ही एक्सलरेशन होती है, तो उसको मिला के एक हॉट एयर बैलून ऊपर जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। 10 सेकेंड के बाद एक स्टोन उसमें से गिराया गया, ड्रॉप किया गया। बताना है स्टोन को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और स्टोन की मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से कितनी होगी। ठीक है, तो जी को अपन 10 लेते हुए, अज्यूम करते हुए चलेंगे। 9.8 से थोड़ी कैलकुलेशंस अजीब हो जाती हैं, तो 10 ही मान के अपन सारे सवाल देख रहे हैं यहाँ पे। देखो, t इज इक्वल टू 0 पे ये सिचुएशन थी हॉट एयर बैलून की। इसने अपनी मोशन स्टार्ट की। इनिशियल वेलोसिटी हॉट एयर बैलून की 0 है और एक्सलरेशन ऊपर की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, 10 सेकेंड के बाद एट टी इज इक्वल टू 10 हॉट एयर बैलून कहीं ऊपर होगा। इसकी वेलोसिटी होगी कुछ v इज इक्वल टू समथिंग एंड एक्सलरेशन अभी भी इसकी 1 है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 10 सेकंड बाद हॉट एयर बैलून की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सिंपल है निकालना, u प्लस ए टी से निकाल सकते हैं। u तो 0 था और a 1 था, तो 1 इंटू 10 हो जाएगा सिंपली। तो वेलोसिटी इसकी 10 सेकंड बाद u प्लस ए टी के फंडे से 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये बैलून उस इंस्टेंट पे ऊपर जा रहा होगा। अब इस इंस्टेंट पे, 10 सेकंड वाले इंस्टेंट पे, किसी बंदे ने जो बास्केट में खड़ा हुआ था उसने स्टोन को ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये ड्रॉप शब्द का मतलब। ड्रॉप शब्द का अगर हम हिंदी में सिंपली मतलब बताएं तो क्या है कि बिना किसी एफर्ट के बंदे ने सिंपली किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया। तो अब ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 मानते हुए हम चल रहे थे पिछले सवालों में, पिछली वीडियो वाले क्वेश्चंस में। बट यहाँ पे क्या है कि अगर एक बंदा बिना किसी एफर्ट के एक चीज को ड्रॉप कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी वही होगी ना जो गिराने से, ड्रॉप करने से जस्ट पहले थी। अब स्टोन जिस बंदे के हाथ में था, वो बंदा स्टोन को गिराने से पहले 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से बलून के साथ ट्रेवल कर रहा था। तो गिराने के जस्ट बाद भी इसकी वेलोसिटी अचानक से तो चेंज हो नहीं जाएगी। तो स्टोन जब गिरा उस इंस्टेंट पे बलून की वेलोसिटी एज वेल एज उस बंदे की वेलोसिटी जिसने स्टोन को गिराया, उसकी 10 मीटर पर सेकंड थी। तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी अपन यहां कितनी लेके चलेंगे? स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी यू स्टोन वो हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। आई होप क्लियर होगा। ड्रॉप शब्द का मतलब क्या है? गिराने से जस्ट पहले, ड्रॉप करने से जस्ट पहले जो वेलोसिटी है वही ड्रॉप करने के जस्ट बाद भी होगी। तो u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो इसका मतलब स्टोन की मोशन कैसी होगी? स्टोन की मोशन, स्टोन कुछ ऊपर जाएगा और फिर ऐसे नीचे आएगा इस तरह से। ये स्टोन की जर्नी है। स्टोन का इनिशियल पॉइंट ए मान लेते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट को बी मान लेते हैं। फाइनल ग्राउंड पे जब वो पहुंचा तो सी पॉइंट पे वो हिट किया। तो ये सब देखते हुए स्टोन का डाटा अगर हम लिखें, स्टोन की सारी कहानी जैसे हम हर सवाल में देखते हैं, यू लिखना है, वी लिखना है, जो भी हमें पता है सब लिखते हैं, जो निकालना है उनके आगे क्वेश्चन मार्क बना लेंगे। तो स्टोन की सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट को ओरिजिन माना, मन ही मन मान लेते हैं, वो तो ए पॉइंट अपना ओरिजिन है। अपवर्ड स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी है या जर्नी अपवर्ड डायरेक्शन से शुरू हुई है, तो मैं अपवर्ड को ही पॉजिटिव मान के चल देता हूँ। अपवर्ड पॉजिटिव मानते हुए स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी है +10, कॉमा स्टोन की एक्सलरेशन है -10, डाउनवर्ड जी, डाउनवर्ड इज नेगेटिव हेयर। स्टोन की फाइनल वेलोसिटी पता नहीं। स्टोन की डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट पता है? स्टोन की ए से बी से सी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी? ए सी, माइनस ए सी। माइनस क्यों? क्योंकि ए टू सी जो वेक्टर बनेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। हमने जो वेक्टर, जो डायरेक्शन पॉजिटिव ली है वो अपवर्ड पॉजिटिव ली है। और इसके अलावा बचा क्या? टाइम। टाइम अपना क्वेश्चन ही है, पहला क्वेश्चन वही है, टाइम बताना है। और मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय स्टोन बतानी है। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय स्टोन क्या होगी? जो बी तक की हाइट है, सी से बी तक की हाइट। तो ये 2 सवाल हैं। चलो बी तक की हाइट को हम बाद में देखेंगे, पहले हमारा हमारा फोकस टाइम पे है। तो टाइम के लिए हमें यू पता है, ए पता है,
v ना पता है जब स्टोन ग्राउंड पे हिट करेगा, c पॉइंट पे जब हिट करने वाला होगा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये दे भी नहीं रखी, पूछ भी नहीं रखी, ये किसी काम का नहीं है, अपने काट ही देते हैं इसको। अगर ये s मिल जाए तो t भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। तो क्या हमें AC हाइट पता है? क्या हमें AC हाइट पता है? AC अगर मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। अब A से C तक का जो डिस्टेंस है वो हॉट एयर बलून ने जो 10 सेकंड में ट्रेवल किया है वो है। तो हॉट एयर बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको अलग से देख लेते हैं। AC इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बलून अप टू 10 सेकेंड्स। 10 सेकंड तक का बलून का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो बलून पे फोकस करो। बलून की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सलरेशन 1 थी, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहा हूं। यू टी की जगह 10 सेकंड प्लस हाफ इंटू एक्सलरेशन, जी नहीं लेनी, ध्यान रखना है, जी की जगह 1, एक्सलरेशन उसकी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कंट्रोल्ड, हॉट एयर बलून जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर रहा है हवा में, वो कंट्रोल्ड है। कुछ गैस बर्न हो रही है जिसकी वजह से कुछ अपवर्ड फोर्स मिल रहा होगा, जो भी इसकी फोर्सेस की कहानी होगी वो तो हम बाद में देखेंगे। अभी हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, सिंपली मोशन को स्टडी कर रहे हैं। एक्सलरेशन हमें गिवन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम है 10, तो 10 का स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मैंने लगाया, तो ये बन रहा है 10 प्लस 100/2 इज 50। तो डिस्प्लेसमेंट AC जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 60 मीटर। तो अब हमें ये AC भी मिल गया, ये AC मिल गया, तो हेंस स्टोन के लिए टाइम आ गया हमारे पास, स्टोन का टाइम। अब स्टोन के लिए S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से, बलून अलग मूव कर रहा है, स्टोन अलग मूव कर रहा है, दोनों, स्टोन अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है, बलून कंट्रोल्ड वे में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सलेरेशन से मूव कर रहा है। तो अलग अलग देखना है दोनों को। तो डिस्प्लेसमेंट इज -60 मीटर, स्टोन को नीचे जाना है, A से C तक जो वेक्टर बनेगा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का वो 60 मीटर का है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इज इक्वल टू स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं लेनी, यही सिली मिस्टेक होती है सभी बच्चों से। इनिशियल वेलोसिटी स्टोन की वही होगी जो उस इंस्टेंट पे बलून की है 10, और टाइम निकालना है, प्लस हाफ एक्सलरेशन ऑफ स्टोन है -g या -10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये अपनी स्टोन की इक्वेशन बन गई, जिससे आंसर आएगा अपना। इसके अंदर वही सब चीज़ों को मैं लेफ्ट साइड में ला रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। तो ये 10/2 तो 5 हो गया, 5t स्क्वायर, और ये 10t लेफ्ट साइड में आएगा तो -10t, और -60 ऑलरेडी बैठा है लेफ्ट साइड में, -60 इज इक्वल टू 0। 5 का फैक्टर एक कैंसिल हो रहा है, तो 10t स्क्वायर -2t -12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से टाइम सॉल्व हो गया, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4AC, 4 इंटू 12 इज 48, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस 48, 4AC अपॉन 2A। तो ये बन रहा है 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 48 52, 52 2 प्लस माइनस रूट 52, माइनस मैंने हटा दिया यहाँ से क्योंकि 2 माइनस रूट 52 करोगे तो नेगेटिव टाइम आ जाएगा, नेगेटिव टाइम जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। अच्छा, एक 52 के अंदर भी एक 4 बाहर आ जाएगा रूट से, 2 बन के, 4 इंटू 13 होता है ये, तो ये बार लिखा हुआ है 2 प्लस 2 रूट 13 अपॉन 2। तो टाइम आ रहा है यहाँ से, स्टोन को नीचे गिरने में जो टाइम लगेगा वो है 1 प्लस रूट 13 सेकेंड्स। तो ये हो गया अपना आंसर नंबर 1 प्लस रूट 13 सेकेंड्स स्टोन को लगेंगे नीचे गिरने में। दूसरा सवाल पूछा गया था, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन क्या है? CB हाइट। सेकंड पार्ट का आंसर नंबर 2 लिख रहे हैं, H max इज इक्वल टू CB। CB हाइट कितनी होगी? CB हाइट होगी CA या AC हाइट प्लस AB हाइट, AC हाइट प्लस AB हाइट। AC कितना है हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो बैलून ने पहले 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट की थी वो AC है, दैट इज 60 मीटर्स। AC इज 60 मीटर्स प्लस AB कितना है? A से B तक की हाइट
या तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करके निकाल सकते हैं, या फिर हमें फॉर्मूला पता है, याद करो वो वी नॉट स्क्वायर बाय 2g वाला जो फॉर्मूला बताया मैंने पिछली वीडियो में, वो कब था, जब हम किसी स्टोन को या किसी ऑब्जेक्ट को वी नॉट वेलोसिटी से ऊपर उछालते हैं। तो ऊपर उछालने पे उसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है स्टार्टिंग पॉइंट से, वो वी नॉट स्क्वायर बाय 2g होती है। तो हम यहाँ पे वही चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ए से बी तक की जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, वी नॉट स्क्वायर बाय 2g। ए पॉइंट पे वी नॉट कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड। तो वी नॉट स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर बाई 2g, g को 10 लेने के लिए बोला गया। तो ये बन रहा है 10 बाई 2 5, 65 मीटर। 65 मीटर is the maximum height reached by the stone from ground. That is the answer for second number question. तो ध्यान रहे, इस क्वेश्चन में जो मेन ट्रिकी बात थी वो थी ड्रॉप शब्द। ड्रॉप शब्द का मतलब ध्यान में रखना है सभी बच्चों को। ड्रॉप शब्द का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होता। ड्रॉप शब्द का मतलब होता है जो वेलोसिटी जस्ट बिफोर ड्रॉपिंग थी वही वेलोसिटी जस्ट आफ्टर ड्रॉपिंग रहेगी। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8। A particle is thrown vertically up such that it experiences air drag. इसकी मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी। अभी तक किसी भी क्वेश्चन में एयर ड्रैग हम निगलेक्ट करते हुए चले थे, लेकिन इस क्वेश्चन में मेंशन है एयर ड्रैग के बारे में कि एक तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्सेस तो लग ही रहे हैं, इसके अलावा हवा भी कुछ फोर्स लगा रही है, विच कैन कॉज कांस्टेंट रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन। हवा की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो मोशन के ऑपोजिट लग रहा है, और केवल वो फोर्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन कॉज कर सकता है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ एसेंट ऑफ एंड टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट जो अपना पहला सवाल था, इलस्ट्रेशन नंबर 1 था, वही चीज़ निकालनी है, बट इंक्लूडिंग एयर ड्रैग। तो फिर से एक बार डायग्राम बना लेता हूं मैं। देखो यहाँ पे दो अलग अलग डायग्राम मैंने बना लिए हैं। ए से बी तक के डायग्राम में बॉल या पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो उस पर अर्थ की ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड एक्सलरेशन होगी 10, और मोशन के ऑपोजिट, मोशन कैसी है यहाँ पे, अपवर्ड है, तो मोशन के ऑपोजिट मतलब डाउनवर्ड ही एक्सलरेशन होगी 2 की एक्स्ट्रा एयर ड्रैग की वजह से। तो हम बोल सकते हैं ए से बी तक की अपवर्ड जर्नी में, ए से बी तक की अपवर्ड जर्नी में डाउनवर्ड एक्सलरेशन हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। 10 और 2, 10 ग्रेविटी की मान के चल रहे हैं, 2 ऑपोजिट टू द मोशन दे रखी थी। अच्छा, लेकिन बी से ए तक की जर्नी में, बी से ए तक की जर्नी में 10 की डाउनवर्ड एक्सलरेशन तो ग्रेविटी वाली है ही, लेकिन एक मोशन के ऑपोजिट, यहां मोशन देखो कैसी है, मोशन डाउनवर्ड है, मोशन के ऑपोजिट मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सलरेशन और है। तो डाउनवर्ड में कितनी हुई यहां पे नेट एक्सलरेशन, यहां पे डाउनवर्ड में 10 तो पहले ही थी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और 2 अपवर्ड डायरेक्शन में है मतलब -2 और हो गई, मतलब 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सलरेशन से ये नीचे गिरेगा। मतलब जब चढ़ा था, जब ए से बी ऊपर जा रहा था, तो स्टोन या पार्टिकल की एक्सलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में 12 थी, 10 + 2 थी, जबकि नीचे आते वक्त, डिसेंट करते वक्त इस पार्टिकल की एक्सलरेशन 10 - 2 हो गई। ये +2 और -2 अलग अलग क्यों हुए, क्योंकि मोशन के ऑपोजिट है एक्सलरेशन या रिटार्डेशन जो कि एयर ड्रैग ने कॉज की। तो क्योंकि दोनों केसेस में ए टू बी में और बी टू ए में डिफरेंट डिफरेंट एक्सलरेशंस हैं, तो हम ए से बी और बी से ए पूरी मोशन इकट्ठी नहीं कंसीडर कर सकते। हमें ए टू बी अलग देखना पड़ेगा, बी टू ए अलग देखना पड़ेगा। पिछली वीडियो में हमने एक सवाल देखा था जिसमें एयर ड्रैग का कोई पंगा नहीं था। जब एयर ड्रैग का कोई पंगा नहीं था तब ए टू बी टू ए पूरी मोशन हम इकट्ठी कंसीडर कर सकते थे, क्योंकि एक ही एक्सलरेशन थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, जी की एक्सलरेशन डाउनवर्ड। बट यहां ऐसा नहीं है। तो ए से बी अलग कहानी है। ए से बी को कंसीडर करते हैं पहले। अपवर्ड जर्नी, अपवर्ड जर्नी में हमें क्या क्या पता है सब लिख लेते हैं। यू की वैल्यू पता नहीं, यू दे नहीं रखा, यू की वैल्यू वी नॉट मान लेते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं मैं यहाँ पे। यू की वैल्यू वी नॉट हो गई, एक्सलरेशन हो गई -12 की, एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एच मैक्स जो कि नहीं पता हमें, और इसके अलावा टाइम हमें निकालने के लिए बोला गया है, टाइम ऑफ एसेंट वो भी नहीं पता। टाइम ऑफ एसेंट हमें चाहिए ताकि हम उसकी रेशो देख सकें टाइम ऑफ डिसेंट के साथ। तो एस इज इक्वल टू, और फाइनल वेलोसिटी हमें पता है बी पॉइंट, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट है तो बी पॉइंट पे तो फाइनल वेलोसिटी 0 ही होगी अपवर्ड जर्नी के दौरान। तो हमें क्या क्या पता है यहाँ पे, यू नहीं पता, ए पता है, एच मैक्स कुछ भी नहीं पता हमें, वी पता है और ए पता है, दैट्स इट। तो वी नॉट की टर्म्स में काम करते हैं।
वी नॉट की टर्म्स में या एच मैक्स की टर्म्स में काम कर सकते हो तुम यहाँ पे। तो इक्वेशंस बना लेते हैं एक बार, अपन सारी इक्वेशन बना लेते हैं, फिर सोचेंगे किन किन इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो एक इक्वेशन मैं बना रहा हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में v है 0, u है v नॉट, एक्सलरेशन है -12, टाइम पता नहीं, टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर में हमें क्या क्या पता है, सब डाटा यहाँ पे पुट कर देते हैं। s इज इक्वल टू एच मैक्स, u है v नॉट, टाइम है टाइम ऑफ एसेंट, प्लस हाफ a है -6 इंटू टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हमने अपवर्ड जर्नी की बना ली। इससे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि डाटा काफ़ी कम है यहाँ पे। वी नॉट भी हमें गिवन नहीं है, टाइम ऑफ एसेंट भी गिवन नहीं है, एच मैक्स भी गिवन नहीं है। सिमिलरली यही काम अपन B2A का रिवर्स डाउनवर्ड जर्नी में भी करके देखते हैं, फिर देखेंगे कि रेशो किस तरह से निकलेगी। तो B2A की इक्वेशंस बना रहा हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे। B2A, अब अपवर्ड जर्नी को भूल जाओ। B2A में बी पॉइंट अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको मनी मन ऑरिजिन मान लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, डाउनवर्ड जर्नी हो रही है। तुम चाहो तो अपवर्ड को भी पॉजिटिव मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस साइन दोनों साइड आ जाएंगे इक्वेशन के। डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए अब बी पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेके चलेंगे, यहाँ 0 लेके चलेंगे क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट है, वहां पे जो पार्टिकल है वो जस्ट एक इंस्टेंट के लिए रुका होगा। एक्सलरेशन डाउनवर्ड है 8 की, और हमने डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव मान लिया है, तो एक्सलरेशन +8 हो गई यहाँ पे, कॉमा डिस्प्लेसमेंट कितनी है, जितनी हाइट वो पहले चढ़ा था उतनी ही हाइट अब नीचे उतरेगा। तो यही सेम एच मैक्स जो हमने ए से बी में कंसीडर किया था, यही B2A में भी कंसीडर करेंगे। तो ये हो गया प्लस एच मैक्स। प्लस क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव माना है। फाइनल वेलोसिटी हमें पता भी नहीं, पूछी भी नहीं गई। एंड टाइम की वैल्यू टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस बनेंगी, इक्वेशन नंबर 3, एक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा रहा हूँ, ये v फाइनल, जो भी ये v फाइनल है, इज इक्वल टू 0 प्लस ए टी, ए है 8 इंटू टाइम ऑफ डिसेंट। और चौथी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, s की जगह h मैक्स इज इक्वल टू u इज 0 इंटू टाइम ऑफ डिसेंट प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, हाफ इंटू 8 इंटू टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास अब 4 इक्वेशंस हो गई हैं, और हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, जितना भी हमें पता था हमने सारी इक्वेशंस यहाँ बना ली एक बार। क्वेश्चन था टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट की रेशो निकालना है, उनकी वैल्यूज भी नहीं निकालनी क्योंकि डाटा यहाँ थोड़ा कम है। तो कौन कौन सी इक्वेशंस हमारी मदद करेंगी? सबसे पहले जब भी इस तरह के लंबे सवाल आते हैं, टफ क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें वेरिएबल्स की गिनती गिननी होती है कि वेरिएबल्स आखिर हैं कितने। तो एक तो वी नॉट हमें यहाँ नहीं पता, एक टाइम ऑफ एसेंट नहीं पता 2, एक एच मैक्स नहीं पता 3 वेरिएबल तो इन 2 इक्वेशंस में ही है। इसके अलावा वी फाइनल नहीं पता 4, और टाइम ऑफ डिसेंट नहीं पता 5 वेरिएबल हैं, जबकि इक्वेशंस हैं सिर्फ 4। तो जितनी वेरिएबल्स हों उतनी इक्वेशंस हों, इक्वल नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड इक्वेशंस हो, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं पूरा। तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो नहीं सकता, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट पूरे तो सॉल्व हो नहीं सकते, रेशो निकली जा सकती है। लेकिन कैसे? एक तो थर्ड इक्वेशन देखो हमारे किसी काम की नहीं है। थर्ड इक्वेशन में वी फाइनल नाम का एक वेरिएबल आ गया जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही ये पूछा गया, तो थर्ड इक्वेशन को तो भूल ही जाते हैं। अब बचे कितनी? इक्वेशन नंबर 1, 2 और 4 बची, जिसमें 4 वेरिएबल है, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट और वी नॉट एंड एच मैक्स। तो क्या किया जाए कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बच जाए, बाकी सब वेरिएबल्स यहाँ से एलिमिनेट हो जाए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इस एक एक करके वेरिएबल को एलिमिनेट करना है हमें। सबसे पहले मैं इस वी नॉट वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहा हूँ, क्योंकि वी नॉट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत किसकी है? टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट की। तो वी नॉट को 12 टाइम्स टाइम ऑफ एसेंट डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 को मैं एक बार दोबारा से लिख रहा हूं यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 2 में ये था एच मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टाइम ऑफ एसेंट। वी नॉट खुद क्या है? वी नॉट है 12 टाइम्स टाइम ऑफ एसेंट, तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर, 6 टाइम्स टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर। तो ये बन रहा है 6 टाइम्स टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर।
ठीक है, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 4 क्या है? इक्वेशन नंबर 4 है एच मैक्स इज इक्वल टू, ये तो पहली टर्म तो जीरो ही हो गई, ये वाली टर्म तो जीरो ही हो गई, और ये है 4 टाइम्स टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर। तो पूरी पूरी चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, बट तुम्हें दिख रहा है इन दोनों इक्वेशन से अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें या इक्वेट कर दें या डिवाइड कर दें, तो ये बन रहा है 6 टाइम्स टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर। यहां से टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट की रेशो सॉल्व हो रही है, दैट इज रूट ऑफ 4/6 या रूट ऑफ 2/3 विच इज अवर आंसर। आई होप क्लियर होगा। टफ क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स थे, काफ़ी कम डाटा था इस क्वेश्चन में, बट फिर भी एक प्रिसाइज आंसर आया। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट प्रिसाइजली सॉल्व नहीं हो पाए, बट उनकी रेशो सॉल्व हो गई। ऊपर जाने में अगर √2 का टाइम लगेगा तो नीचे उतरने में √3 का टाइम लगेगा, इस रेशो में ये टाइम्स होंगे। तो आई होप क्लियर होगा। हमें यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो हम सारी इक्वेशंस बना के बैठ गए, जो भी पूछा गया है उसके हिसाब से हमें काम करना है। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट में हमें दिलचस्पी थी, तो हमें वी फाइनल में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इस इक्वेशन को हम भूल ही गए। इसके अलावा ये जो वी नॉट था, इस वी नॉट को हमने एलिमिनेट कर दिया, 12 टाइम्स टाइम ऑफ एसेंट डाल दिया सेकंड इक्वेशन में, जिससे इफेक्टिवली अपनी ये दो इक्वेशंस बनी, जिन दो इक्वेशंस को डिवाइड करके या इक्वेट करके हमारा आंसर आ गया। आई होप चमक रहा होगा कुछ। टफ क्वेश्चंस हैं ये। एक आखिरी सवाल और इस टॉपिक पे जो कि थोड़ा और टफ है। Last question, illustration number 9. A particle is thrown vertically up with speed u such that it experiences additional acceleration due to air, वही air drag की वजह से, as a vector is equal to minus k times v vector, where k is some positive constant. ठीक है, सिंबल्स की टर्म्स में सब कुछ दिया हुआ है। जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एडिशनल एक्सलरेशन थी ऑपोजिट टू द मोशन, यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही एडिशनल एक्सलरेशन है। ये माइनस साइन देखो, माइनस साइन बिल्कुल वही चीज शो कर रहा है जो पिछले क्वेश्चन में था कि ऑपोजिट टू द मोशन। के तो पॉजिटिव कांस्टेंट है और एक माइनस अलग है, मतलब ये माइनस के क्या हो गया, माइनस के नेगेटिव कांस्टेंट हो गया। तो जब एक नेगेटिव कांस्टेंट को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, पुरानी बातें वेक्टर्स की, जब एक नेगेटिव कांस्टेंट को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन पलट जाती है, मतलब एक्सलरेशन जो है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी था, जो एडिशनल एक्सलरेशन है। इसके अलावा जी की एक्सलरेशन तो वैसे ही रहेगी हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड में। तो बिल्कुल सिमिलर डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। और दूसरी खास बात क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि एक्सलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, एक्सलरेशन खुद वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, मतलब वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सलरेशन ड्यू टू एयर या एयर ड्रैग की वजह से जो एक्सलरेशन आ रही है, एडिशनल एक्सलरेशन जो आ रही है, वो भी चेंज हो रही है। तो डायग्राम बिल्कुल उसी तरह का है। समझते हैं। देखो, जब ऊपर ये पार्टिकल जा रहा है तो उसकी एक्सलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तो जी तो थी ही पहले, इसके अलावा मोशन के ऑपोजिट मतलब डाउनवर्ड में ही केवी की एक्सलरेशन एक्स्ट्रा है, तो जी प्लस केवी की डाउनवर्ड एक्सलरेशन है, ऐसा हम कह सकते हैं। वेयर वी इज नॉट कांस्टेंट, वी जो है बॉल या पार्टिकल जैसे जैसे मूव कर रहा होगा वेलोसिटी बदले जाएगी, वेलोसिटी बदले जाएगी तो एक्सलरेशन भी बदले जाएगी। सिमिलरली जब डाउनवर्ड जर्नी हो रही है तो डाउनवर्ड एक्सलरेशन जी की तो है ही, लेकिन मोशन के ऑपोजिट माने अपवर्ड एडिशनल एक्सलरेशन केवी की ओर है, मतलब माइनस केवी और हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ 10+2 किया था, यहाँ जी प्लस केवी हो गया, यहाँ पे 10-2 किया था, यहाँ जी माइनस केवी हो गया। तो ये एक्सलरेशंस है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन के तरीके से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक्सलरेशन वेरिएबल है, एक्सलरेशन खुद वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं वो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड होती हैं जब एक्सलरेशन कांस्टेंट हो। मतलब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेरिएबल एक्सलरेशन है तो हमें डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन या दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। दिमाग वाला सवाल है, जेई एडवांस लेवल। तो टाइम ऑफ एसेंट निकालना है, टाइम ऑफ एसेंट निकालना है एंड मैक्सिमम हाइट रीच निकालनी है। तो टाइम ऑफ डिसेंट पूछा ही नहीं गया, तो उसका मतलब है डाउनवर्ड जर्नी में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ए से बी तक की जर्नी में ही इंटरेस्ट है। तो ए से बी तक की जर्नी में एक्सलरेशन जी प्लस के वी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम ए टू बी,
सबसे पहले वही अपना स्टेप, ए को मन ही मन ओरिजिन मान लिया, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, मान लेते हैं अपवर्ड पॉजिटिव। अपवर्ड को पॉजिटिव मानेंगे तो एक्सलरेशन जो है वो है माइनस जी माइनस के वी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी प्लस के वी की एक्सलरेशन है। अपवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए माइनस जी माइनस के वी की एक्सलरेशन हो गई। अब एक्सलरेशन क्योंकि वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है, तो क्या ऐसा काम करें कि टाइम निकल जाए, हमें टाइम में इंटरेस्ट है। एक्सलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन हम पता लगा चुके हैं, टाइम में हमें इंटरेस्ट है। तो खेल किन के बीच में चल रहा है? खेल चल रहा है एक्सलरेशन, वेलोसिटी और टाइम में। फॉर्मूला कौन सा याद आएगा ऐसे केस में? ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो यहाँ से स्टार्ट किया, एक्सलरेशन को लिखा डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस जी माइनस के वी। अब वेलोसिटी की टर्म्स एक तरफ करनी है, टाइम की टर्म्स दूसरी तरफ करनी है। तो वेलोसिटी की टर्म्स, ये g प्लस के वी को पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में ले आया मैं। इससे क्या हुआ, वेलोसिटी की सारी टर्म्स एक तरफ हो गई, इज इक्वल टू वहाँ एक माइनस साइन बचा और एक dt राइट साइड में चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई होके। तो वेलोसिटी की टर्म्स और टाइम की टर्म्स सेग्रीगेट की। ये बिल्कुल उसी तरह का सवाल है जिस तरह का सवाल हमने काइनेमेटिक पैरामीटर्स में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के सवाल देखते थे, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं हुआ करती थी, तब जिस तरह से हम प्रोसीड करते थे, ठीक उसी तरह से ये क्वेश्चन को अभी मैं कर रहा हूँ। जिसको इसमें तकलीफ हो रही है इन स्टेप्स में, तो एक बार वो काइनेमेटिक पैरामीटर्स वाली एक्सेलरेशन वाली वीडियोस दोबारा देखें। डीवी, तो यहाँ से फिर इंटीग्रेशन का निशान दोनों साइड। जब टाइम ज़ीरो था तो पार्टिकल ए पोजीशन पे था, जब पार्टिकल ए पोजीशन पे था तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल दे रखी है u, गिवन है ये क्वेश्चन में, ये रहा गिवन, ये u गिवन है। और जब टाइम हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट, जब टाइम हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट, या इन जनरल एक फंक्शन ही निकाल लेते हैं, किसी भी जनरल टाइम t पे पार्टिकल की वेलोसिटी मान लेते हैं v है। तो यहाँ से पार्टिकल की वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम सॉल्व होने वाली है। तो ये क्या बन रहा है, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन जी प्लस के वी, या ऐसे बोलो एक्स की टर्म्स में रीड करना हमें ज़्यादा अच्छा लगता है इंटीग्रेशन के अंदर। तो 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स फॉर्मेट है, ये 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स फॉर्मेट है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, वी को मैं एक्स के जैसे रीड कर रहा हूँ। तो 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन होती थी लॉग एक्स या एल एन एक्स, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी की इंटीग्रेशन भी होगी लॉग ऑफ जी प्लस के वी, लेकिन v का कॉफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा 1 बाय के अलग से। ये स्टेप जिसको नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा इंटीग्रेशन की वीडियो देखो, सारी बातें मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ किस तरह से ऐसे फंक्शंस की इंटीग्रेशन की जाती है। तो 1 बाय के लॉग ऑफ जी प्लस के वी, अभी लिमिट्स नहीं लगाई हैं, अगले स्टेप में लगाऊंगा। तो ये लोअर लिमिट u अपर लिमिट v इज इक्वल टू माइनस dt की इंटीग्रेशन या 1 dt की इंटीग्रेशन t, t की लिमिट्स लगने के बाद ये है t माइनस जीरो, तो सिंपली यहाँ तो बचा माइनस टी। अच्छा, अगले स्टेप में अब आते हैं। अब इंटीग्रेशन हो चुकी है, अब लिमिट्स लगा दो। जब v की जगह अपर लिमिट रखेंगे v, ये तो ये k तो राइट साइड में चला जाएगा। यहाँ क्या बनेगा, लॉग ऑफ g प्लस के वी, v की जगह v डाल दिया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में v की जगह u डलेगा, माइनस लॉग ऑफ g प्लस के यू इज इक्वल टू, ये वाला k राइट साइड में चला गया तो ये बन गया माइनस के टी। नेक्स्ट स्टेप में जा रहा हूँ। अच्छा, लॉग ए माइनस लॉग बी दिख रहा है यहाँ पे तुम्हें, ये लॉग ऑफ समथिंग माइनस लॉग ऑफ समथिंग। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए अपॉन बी। जो बच्चे भूल गए हैं अब से याद रखो, लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी पड़ेंगी, कभी कभी इस्तेमाल होता है लेकिन जब होता है तो भूल चुके होते हो तुम, तो रिमेंबर दैट प्लीज। तो लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ऑफ ए अपॉन बी, तो ये बन रहा है लॉग ऑफ जी प्लस के वी अपॉन जी प्लस के यू इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, तो ये किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या था, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर आ गया, हमें चाहिए था वो टाइम जब तक वो ऊपर चढ़ा। तो एट टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट। जब टाइम ऑफ एसेंट जितना हो जाएगा, मतलब जब ये पार्टिकल पूरा ऊपर चढ़ चुका होगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो।
टॉप मोस्ट पॉइंट पे, क्योंकि अगर वेलोसिटी बची तो वो और ऊपर जाएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर वो पहुंच चुका है तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो चुकी है। तो इस फंक्शन के अंदर फाइनल वेलोसिटी जीरो डाल देते हैं। तुम चाहो तो ये वाली बात को पहले ही लिमिट्स बना के डाल सकते हो कि ये पिछले स्टेप में यहाँ पे हमने ये टाइम डाला है, इसकी जगह टाइम ऑफ एसेंट लिख दो और इस v की जगह जीरो लिख दो, डायरेक्टली टाइम ऑफ एसेंट ही सॉल्व हो जाएगा, ऐसा भी तुम सोच सकते हो। तो यहाँ पे ये बन गया ln ऑफ g प्लस जीरो अपॉन g प्लस के यू इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स टाइम ऑफ एसेंट। तो यहाँ से टाइम ऑफ एसेंट सॉल्व हो रहा है। टाइम ऑफ एसेंट इज -1 बाय के, इस के को लेफ्ट साइड में ले गया, लॉग ऑफ g अपॉन g प्लस के यू। इस माइनस को अंदर एडजस्ट कर देते हैं। इस -1 को, जो भी चीज़ें बाहर लिखी होती हैं उनको हम लॉग के अंदर ले जाके पावर में लगा सकते हैं। अगेन लॉग की एक और प्रॉपर्टी, जिसको याद नहीं है, लॉग की कोई भी प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही है तो प्लीज़ एक बार लॉग वाली वीडियो देखो, ऑलरेडी बन चुकी है, बेसिक मैथ्स। तो टाइम ऑफ एसेंट इज, यहाँ पे इस -1 को मैं अंदर ले जा रहा हूँ, -1 को अंदर ले जाने से पावर के रूप में जाएगा। किसी चीज़ की पावर -1 का मतलब उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो टाइम ऑफ एसेंट बन रहा है 1 बाय के इंटू लॉग ऑफ g प्लस के यू अपॉन जी। तो इतना टाइम तक ये पार्टिकल ऊपर चढ़ेगा। तो सवाल आसान नहीं है। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्यों यूज नहीं हुई? क्योंकि एक्सलरेशन कांस्टेंट नहीं थी, इसलिए हमें ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले पुराने स्टेप्स यूज करने पड़े, जिसकी वजह से सवाल खतरनाक बन गया। आंसर नंबर 1। नेक्स्ट आंसर नंबर 2, मैक्सिमम हाइट रीच्ड और निकालनी थी। अब हमें एक्सलरेशन के अलावा कोई और चीज़ तो पता नहीं है, एक्सलरेशन नहीं पता। इस बार सवाल है मैक्सिमम हाइट पे। मैक्सिमम हाइट मतलब ए से बी तक की डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। हमें पता क्या है, एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी पता है। दोबारा से एक बार सोचो, एक्सलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन पता है ये वाला, डिस्प्लेसमेंट मांगी जा रही है। कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है? खेल किन किन के बीचों में है? खेल है एक्सलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में खेल चल रहा है। तो फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस। तो सेकेंड पार्ट को करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं एक्सलरेशन इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस, जिसकी वैल्यू है माइनस टाइम्स जी प्लस के वी। ये अपने पास इक्वेशन है। अच्छा, अब इसके अंदर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में ये इक्वेशन है। वेलोसिटी के बारे में हमें जानकारी है, इनिशियल वेलोसिटी वी यू थी और फाइनल वेलोसिटी जीरो है। फिर से आगे मैथ्स का काम। वेलोसिटी की टर्म्स सारी एक तरफ करी, डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म्स दूसरी तरफ करी। तो ये बना वी डी वी अपॉन जी प्लस के वी इज इक्वल टू माइनस डी एस। फिर से दोनों साइड इंटीग्रेशन का निशान, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, बस फॉर्मूला डी वी बाई डी टी की जगह वी डी वी बाई डी एस यूज हो रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो थी तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u थी। जब पार्टिकल इनिशियली a पे था तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट जीरो थी और इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है। और हमें निकालना है जब डिस्प्लेसमेंट होगी h मैक्स तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है। डिस्प्लेसमेंट जब होगी h मैक्स मतलब जब ये पार्टिकल फाइनली b पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी, उसकी वेलोसिटी इस वक्त जीरो हो चुकी है। तो ये इंटीग्रेशन है जिससे हमें यहाँ से तुम चाहो तो एच मैक्स की जगह एस लिख सकते हो, एस एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमें इसमें दिलचस्पी नहीं है, हमें एच मैक्स की ही वैल्यू निकालनी है सिर्फ। तो ये काम हो गया। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे अब 1 अपॉन जी प्लस के वी, जो हमने पिछले क्वेश्चन में ये इंटीग्रेशन की थी 1 अपॉन जी प्लस के वी, ये तो इजीली हो गई थी। यहाँ पे क्या है, v अपॉन जी प्लस के वी है। v को हम बाहर निकाल नहीं सकते इंटीग्रेशन के, क्योंकि v के ही रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है, v तो कांस्टेंट है नहीं। तो यहाँ पे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा अपने को। वो जुगाड़ क्या है कि ये इस v को मैं ज़बरदस्ती करके ऐसे लिख रहा हूँ, देखो ये लिख रहा हूं मैं g प्लस के वी माइनस जी और होल अपॉन g प्लस के वी। ध्यान से देखो, ये इस v को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया। एक g प्लस के वी ले आया ज़बरदस्ती, क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर में भी g प्लस के वी दिख रहा था, और एक माइनस जी। तो न्यूमरेटर में मुझे क्या दिख रहा है, के वी दिख रहा है, न्यूमरेटर में के वी दिख रहा है, जबकि मुझे तो v चाहिए था। तो एक k का फैक्टर और डिनोमिनेटर में ले आया।
ध्यान से देख लो, सेम चीज लिखी हुई है, इज इक्वल टू यहां पे है ये माइनस एच मैक्स। सोच लो आराम से, ऐसा करने से फायदा क्या होने वाला है वो दिख रहा होगा अभी। टफ क्वेश्चन है ये स्टेप, जैसे अभी मैं यूज कर रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर तुम पहली बार ये वीडियो देख रहे हो या पहली बार इस तरह का खतरनाक सवाल कर रहे हो तो नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्यों किया, लेकिन इसका पर्पज़ क्या है। इसका पर्पज़ है कि मेरे लिए 1/ax+b की इंटीग्रेशन करना या 1/g+kv की इंटीग्रेशन करना तो फिर भी फॉर्मूला बेस्ड थ्योरी की बात थी, लेकिन यहाँ पे x/a+bx फॉर्मेट है। x/a+bx फॉर्मेट को इंटीग्रेशन करने के लिए हमें फ्रैक्शन स्प्लिट करनी पड़ती है, ताकि एक टर्म तो g+kv/g+kv, ये तो हो गई 1 की इंटीग्रेशन तो बेहद आसान है, माइनस g/g+kv में g बाहर आ जाएगा और वही 1/g+kv बनेगा, जिसकी इंटीग्रेशन हमने पिछले पार्ट में की ही है। सेम तरीके से इस बार भी करेंगे। आई होप क्लियर होगा। अब इनको मैं फ्रैक्शन को स्प्लिट करके रख रहा हूँ। 1/k बाहर है, 1/k या एच मैक्स को लेफ्ट साइड में ले आते हैं। एच मैक्स इज इक्वल टू -1/k। ठीक है, ये माइनस मैं लेफ्ट साइड में ले आया, -1/k बन गया। इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या बचा? इंटीग्रेशन के अंदर बचा एक तो g+kv/g+kv विच इज 1, माइनस g/g+kv अलग से। फ्रैक्शंस को मैंने स्प्लिट कर दिया, g/g+kv दिस थिंग इनटू dv। और वेलोसिटी की लिमिट्स क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी 0 है। लोअर लिमिट पे u, अपर लिमिट पे 0। ठीक है, तो ये बन रहा है -1/k इंटू 1 की इंटीग्रेशन v माइनस ये g इंटीग्रेशन के बाहर बैठा रहेगा, 1/g+kv की इंटीग्रेशन अभी अभी हमने की ln ऑफ या log ऑफ g+kv, लेकिन v का कॉफिशिएंट k है तो एक k से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये हो गई इंटीग्रेशन। अभी लिमिट्स नहीं लगाई हैं, अगले स्टेप में लगाऊंगा। लोअर लिमिट u है, अपर लिमिट 0 है। ठीक है, -1/k इंटू ये v। इस v पे जब हम लिमिट्स लगाएंगे 0 और u की, तो अपर लिमिट है 0, लोअर लिमिट है u, तो z बन जाएगा 0 - u माइनस g/k बाहर। इस log के अंदर जब लिमिट्स लगाएंगे तो ये बनेगा log ऑफ g+0 माइनस log ऑफ g+ku। सोच लो आराम से, मैथ्स का सवाल ज़्यादा है, ये फिजिक्स का कम है। फिजिक्स का क्वेश्चन था बट बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स इसमें यूज़ हो रही है। यही होता है जेईई एडवांस के अंदर। जो जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो जानते होंगे, जेईई एडवांस का फिजिक्स का पेपर फुल ऑफ मैथमेटिक्स होता है। लगभग ऑलमोस्ट बहुत सारे सवालों में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर्स का बहुत ज़्यादा यूज़, काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिक्स। ये बन रहा है -1/k इंटू, अब इनको लिख रहा हूँ मैं, -u माइनस g/k। ये फिर से log a माइनस log b बन गया। log a माइनस log b इज log ऑफ a/b, log ऑफ g/g+ku। भाई बहुत सारे माइनस हो गए, ये इस माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं, तो ये बन रहा है माइनस, ये 1/k बाहर, माइनस साइन अंदर गया, तो ये बन रहा है u प्लस g/k टाइम्स log ऑफ g/g+ku। जो भी ये आंसर है गंदा सा, यही हमारा आंसर है, यही इसकी मैक्सिमम हाइट है इस पार्टिकल की। तो ये जो सवाल था, जो हमने आखिरी सवाल किया, ये काफ़ी हद तक रियल लाइफ बेस्ड है। रियलिटी के अंदर भी अगर हम अर्थ सरफेस के आसपास देखें, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उछालते हैं, तो हवा जो फोर्स लगाती है वो सच में इसी तरह का होता है। ठीक है, इस फोर्स की और डिटेल्स, इस एक्सेलरेशन की और डिटेल्स हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे कि ये किस तरह से लगता है, और इस तरह के क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर में। बट ये बात याद रखनी है, मतलब प्रैक्टिकली अगर हमें किसी बॉल को उछालना है और एकदम एग्जैक्टली मैक्सिमम हाइट पता लगानी है कितनी होगी, और एग्जैक्ट टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा, टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा, तो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। रॉकेट प्रोपल्शन जब होता है, जब किसी रॉकेट को छोड़ना होता है या किसी सैटेलाइट को छोड़ना होता है अर्थ के सरफेस से, तब भी हमें
इस तरह की कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं एयर की वजह से या एटमॉस्फेयर की वजह से लगने वाले फोर्सेस को कंसीडर करते हुए सिमिलर तरीका की कैलकुलेशन पाई जाती है। और उसमें प्रैक्टिकली और भी बहुत पंगे होते हैं कि हर लेवल पे के की वैल्यू भी बदलती रहती है। एटमॉस्फेयर में यहाँ कुछ और है, स्ट्रेटोस्फियर आयनोस्फियर में जाओगे तो के की वैल्यू कुछ और होती है। तो अलग अलग लेवल्स पे मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस बन जाते हैं। तो उतनी डेप्थ में अपन नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी एक काफ़ी अच्छे खासा प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे हमने देखा, ये 9th क्वेश्चन जो कि टफ है। अगर नहीं समझ में आया एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देख सकते हो। बीच बीच में मैंने लॉग की प्रॉपर्टीज़ एंड इंटीग्रेशन के कुछ स्टेप्स यूज़ किए हैं, जिनको उसमें भी डाउट है वो पुरानी वीडियोज़ देखो प्लीज़। तो इसी के साथ ये टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी हमारा ख़त्म हुआ, और मिलते हैं अगली वीडियो में। हम ग्राफ्स के बारे में स्टडी करेंगे, ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स, जिसमें बहुत सवाल पाए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। ग्राफ्स, यूएक्स ग्राफ, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, क्या मीनिंग है, मतलब अगेन फुल ऑफ मैथमेटिक्स होगा नेक्स्ट टॉपिक भी फिर से। बाय बाय।